दीर्घ ह्रस्व महानगरपालिका ही मराठी भाषिकांची आहे ना. नागपूर हे नाव जे आहे ते मराठीने दिलेलं नाव आहे. गोड राजापासून तर भोसल्यांच्या याच्यापर्यंत. तिथे तुम्ही का तिथे वाद घालू इच्छिता? सर्व मानवांना मी पुन्हा वंदन करतो आणि माझ्या या विचाराने सुरुवात करतो. मी आतापर्यंत सर्व प्रभाजी आणि सर्व केमाने सगळ्यांचं मी ऐकलेलं आहे. आता एक गोष्ट अशी की मला हिंदी भाषेकडून माझी काय अपेक्षा आहे. आम्ही शाळेत असताना शालेय काळामध्ये हिंदीच्या परीक्षा व्हायच्यात. मी राष्ट्रभाषा रत्नपदवी घेऊन पोहोचलो तरी मला वाटते की अजूनही मी बरंच काही शिकायचं आहे. आपल्याला हिंदीकडून शिकायचं असेल तर आपल्या मनातला हिंदी विषयीचा द्वेष मराठी माणसांनी सोडायला हवा. आपण प्रादेशिकता जपतो, मान्य आहे की माझ्या घरी सुद्धा माझी बायको हिंदी प्रदेशातली आहे, मी मराठी माणूस आहे. ती बोलत असताना हिंदी बोलते म्हणून मला तरी हिंदीच बोलायला पाहिजे असा माझा आग्रह असतो. पण मराठीचा लवलेश येऊ नये कुठल्याही प्रकारचा असं तिच्याकडून कधीच अपेक्षा करत नाही. आधी जो संकुचितपणा जो आहे, संकुचितपणाचा जो भाव आपल्या मनामध्ये आहे मराठी माणसांच्या हिंदी प्रदेशाविषयीचा, तो आधी काढावा पाहिजे. आपला प्रदेश नाही, आपली माणसं नाही, आपले शेजारी नाहीये. मग शेजारी आपण जात असताना ती वृत्तपत्र का मागतो वाचायसाठी? आपल्या स्वार्थ असते आपला, आपली हिंदीची वृत्तपत्र वाचायला मिळाली पाहिजे. हा जो काही स्वार्थापोटी असलेला भाव हा डोक्यातून आधी काढून टाका. माझी माय मराठी गाते इंग्रजीची गाणी आणि मुकी झाली आता तुक्याची अभंगवाणी असं म्हणावं लागतं. तुकारामाची आपल्याला माहिती आहे. मला बंगाली भाषेविषयी फार आदर आणि श्रद्धाही आहे. प्रत्येक बंगाली माणूस हा अतिशय आनंदाने आपल्या भाषेची भाषा संवाद करतो. मग संपर्क भाषा जी आहे, समाजाची भाषा ही संविधानाच्या घटनेप्रमाणे लिहिलेली भाषा ही राष्ट्रभाषा आहे. मग राष्ट्रभाषेचा आपल्या प्रती असलेला अवमान जर आपण करत असू तर आपल्या सगळ्या करंटेपणा नाहीये. मग भाषेला एकत्र आणण्यासाठी सगळ्यात महत्वाची गोष्ट अशी आहे, मी मगाशी थोडं चिंतन करतो भाषेच्या संदर्भामध्ये, कारण बोली आणि भाषा हा माझा आवडीचा विषय आहे. तेव्हा अनुवाद हा जो प्रकार आहे, मी याविषयी थोडं बोलतो कारण अनुवाद अतिशय महत्वाचा विषय आहे. अनुवादाची परिषद भगवान ठग नंतर संपुष्टात आली गेली. हो, महाराष्ट्रात भगवान ठगांनी फार चांगलं काम केलं. तिकडे डॉक्टर भगवान भुईर म्हणजे ठाण्यातले एक चांगले साहित्यिक, त्यांनी सुद्धा काम केलं. अनुवादाच्या परीक्षेमध्ये विदर्भातला कुठला माणूस आहे मला सांगा? सगळी भाषा आता अलीकडे मॉरेस कॉलेजला म्हणजे वसंतराव नाईक शासकीय कला आणि त्या संस्थेमध्ये आम्ही कार्यक्रम घेतला, अनुवादाची कार्यशाळा घेतली. सर्व 7 भाषा सर्व 7 भाषा एकत्र आणल्या. मृणालिनी केळकर मॅडम त्या ठिकाणी होत्याच. मला आनंद झाला की भाषेच्या संदर्भामध्ये एकत्र येणं किती काळाची गरज आहे. आज आपण सगळ्या सामाजिक माध्यमांमध्ये सगळं पाहतो आणि मग भाषा किती महत्वाची वाटते. ही जोडण्याची भाषा असेल ना, तेव्हा भाषेच्या संदर्भामध्ये अनुवादाची कार्यशाळा सातत्याने घेतली गेली पाहिजे. मग ती हिंदी असो, सिंधी असो, कानडी असो, गुजराती असो, पंजाबी असो, बंगाली असो, इंग्रजी असो, सगळ्या भाषांचं एकत्र करण्याची काढायची गरज आहे. आणि मला असं वाटते आपल्याला जर येत नसेल हिंदी माणसाला, एखाद्या माणसाला करायचं आणि मला मराठीतले अर्थ हिंदीमध्ये करून दाखव असा अट्टहास जो कोणी करेल तर मला वाटते त्याला भाषेविषयी ते आपुलकी आहे, तो प्रेम असं मला वाटतं. आणि म्हणून हे जर करत असेल तर अनुवाद परिषद ही अतिशय काळाची गरज आहे असं मला वाटतं. सगळ्या लोकांनी एकत्र येऊन आज या संमेलनाचा हा जे एकमेव उद्देश असला पाहिजे की सर्व भाषेचे लोक आहेत. मला फार आनंद झाला की अतिशय चांगली संकल्पना गिरीभाऊ आणि अजय पाटील सरांच्या मनामध्ये आली की अतिशय चांगलं एका वेळेस एका ठिकाणी एका स्थळी एका समयी जर हा कार्यक्रम होत असेल तर आज हे बोललं पाहिजे की अनुवाद परिषद स्थापन करणं किती काळाची गरज आहे. सर्व भाषिकांचे एक प्रतिनिधी त्यामध्ये असायला पाहिजे आणि म्हणून त्याचं प्रतिनिधित्व करण्यासाठी मी पहिल्यांदा सज्ज राहणार आहे. मला आवडेल या कामांसाठी आणि म्हणून मला असं वाटतं अनुवाद परिषद ती निर्माण व्हावी. हा एक भाग. प्रसार माध्यमांवर खूप काही बोललं जातं, वृत्तपत्रांबद्दलही खूप बोललं जातं. मला असं वाटतं की मराठी माणूस हा वृत्तपत्रातला हिंदी भाषांतर फार सुंदरता करतो. मला वाटते अनंत शेवळेंचा मगाशी उल्लेख केला. मी नागपूर पत्रिकेमध्ये 7-8 वर्ष काम केलेलं आहे. त्यामुळे तिथे अनिल महात्मे सर होते, शरद देशमुख होते. त्यांनी अतिशय सुंदरतेने आपलं मराठीतलं हिंदीकरण फार सुंदरतेने केल्याचा मला अनुभव वाटतो. दुसरी गोष्ट अशी, हे सगळं सांगत असताना या ठिकाणी बरेच आमचे हिंदी साहित्य लिहिणारे लोक आहेत. नेहा भांडरकरांचा प्रामुख्याने उल्लेख करतो. आता ज्या काही बोलून गेल्या त्या शेलगावकरांचा मी या प्रामुख्याने उल्लेख करतो. किरण मिश्रा या ठिकाणी आहेत. लोकनाथ यशवंतांच्या कवितेचा त्यांनी अनुवाद केलेला आहे. लोकनाथ यशवंतांनी बाबुराव बागुलांच्या कथेचं किंवा त्यांच्या कवितेचं अनुवाद हिंदीमध्ये केलेला आहे.
ही आनंदाची गोष्ट आहे. या ठिकाणी खुद्दांबी उल्लेख करतो, ज्योत्स्ना कदमांचा उल्लेख करतो, या ठिकाणी मुलांनी केळकरांचा प्रामुख्याने उल्लेख करतो. ही सर्व लोक, ही सर्व मंडळी आजच्या या दिवशी एकत्र येऊन हे सगळ्या भाषेच्या संदर्भामध्ये एक स्वतःचं मत व्यक्त करणं, मला वाटतं ही सगळ्यात मोठी बाब आहे. आणि आज अनुवाद हा किती महत्वाचा आहे. मला वाटते आपली कविता बंगालीमध्ये लिहिली पाहिजे का नाही, तो आनंद वेगळा असतो. आपली कविता, मला असं वाटते की माझ्या 52 कवितेचं अनुवाद स्वतः नरेंद्र परिहार करतायत. म्हणजे एखादी कविता एखाद्या संदर्भामध्ये जर पुढे येत असेल तर मला वाटते अनुवादासारखं साहित्य हे आंतरराज्यीय, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर जाण्यासारखं फार सज्ज असतं. आणि हिंदीचा फार मोठा उपयोग. मी आज सुरुची डबीर यांच्याकडे गेलो होतो. इंग्रजीमध्ये फार प्रभुत्व त्यांचं आहे. त्यांनी सुद्धा माझ्या कवितेचं इंग्रजी करण्याचा, एखाद्या कवीला किती आनंद होत असतो की आपली कविता इतर भाषेमध्ये जात असताना. आणि म्हणून हिंदी भाषा ही आपल्या संवादाची जर भाषा असेल तरी सुद्धा ती आपली माय मराठी, आपण जसं प्रादेशिक भाषेला माय मराठी म्हणतो ना, तशीच ती आपली राष्ट्रीय माता आहे. या मातेला आपण जगवण्यासाठी, संवर्धन करण्यासाठी, जतन करण्यासाठी आपापल्या परीने, अहो इथे आर्थिकतेचा प्रश्न नाही आहे, तो प्रश्न मानसिकतेचा आहे. ही मानसिकता जर राष्ट्रभाषेपर्यंत येत असेल तर मला वाटतं की हिंदीतल्या सगळ्या परीक्षा, मला पहिल्यांदा ती सुरुवातीला शालेय असताना प्रेमचंदच्या कथा, गोदाम वगैरे वाचायला मिळालं. मी वाचतच नसतं ना, प्रेमचंदचा पूर्ण अभ्यास तयार केला होता राष्ट्रभाषेमध्ये, राष्ट्रभाषेच्या परीक्षांमध्ये. आणि म्हणून मला असं वाटतं की आपण परीक्षा देतो, सगळी माणसं एकत्र झालेली आहेत. या सगळ्या माणसांना, सगळ्या अनुवादकांना, सगळ्या असलेल्या अभ्यासकांना, विद्वज्जांना पुन्हा मी सलाम करतो. आणि विशेषतः राष्ट्रभाषा नागपूर विभाग आणि यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान आणि अखिल भारतीय हिंदी साहित्य संस्था, या दोन्ही, म्हणजे हैदराबादचा उल्लेख केला, मग अशी उत्तर प्रदेशचा उल्लेख केला आहे. अतिशय कवडेजींचं फार सुंदर भाषण झालं, आमच्या मनावर प्रभाव होऊन गेलेला आहे. तर मला असं वाटतं या सगळ्या संदर्भाचा उल्लेख करून माझी एवढीच अपेक्षा आहे की आपल्या मनात किंबहुना भाषेविषयीचा आदर जो आहे हा समन्वयतेच्या दृष्टिकोन असला पाहिजे. कोऑर्डिनेशन ऑफ द कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन अँड कॉन्ट्रीब्युशन. तुमचं स्वतःचं योगदान काय, हा 5 चा वापर या ठिकाणी व्हायला पाहिजे भाषेच्या संदर्भामध्ये. कॉन्ट्रीब्युशन, कोऑर्डिनेशन्स, त्यानंतर कोऑपरेशन्स, आणि त्यानंतर सगळी समयसूचकता ठेवून आपल्याला स्वतः भाषेबद्दलचा अभिमान बाळगता आला पाहिजे, असं मला वाटतं. एवढं मी सांगतो. लांबलेलं भाषण 2 मिनिटाचं वाढलेलं मला वाटते, पूर्णपणे माझ्या लक्षात आहे. मगाशी मलाच वाटलं होतं देवघरांचं भाषण सुरू असताना भाषेच्या स्तरामध्ये ही जाणीव अत्यंत आवश्यक आहे. आणि गिरीश भाऊ, आपल्या परवानगीने मी थांबतो. धन्यवाद. ये थे हमारे डॉक्टर बलवंत भोयर. आपने देखा ना कि कुर्सियां किस तरीके से हमने खाली थी तो भरने की कोशिश की. तो आप समझ लीजिए कि ऐसे ऐसे विद्वान जो सामने बैठने वाले थे, हमने उनको यहाँ भरा था. तो आप समझिए कि कितने विद्वान मेरे सामने बैठे हैं. आप सब लोग एक से एक विद्वान हैं, सब बोल सकते हैं, हर विषय पे बोल सकते हैं. हम मौका भी देना चाहेंगे, ऐसा नहीं है. मैं थोड़ा मंच के कुछ लोग और कर, डॉक्टर वंदना खुशलानी जी को शब्दों में बांधना और समय में बांधना मेरे लिए बहुत मुश्किल है. मैं फिर भी डॉक्टर वंदना खुशलानी जी को आपके बीच में यहाँ बुला रहा हूँ. डॉक्टर वंदना खुशलानी जी आए, और यानी हमारी सिंधी भाषा के लोग. सिंधी भाषा देखिए, वैसे भी पाकिस्तान, सिंध प्रांत और सिंधु सभ्यता से अगर हमें इसे जोड़ने लगे, बहुत कुछ मैं चाहूंगा कि उसका भी खुलासा करें, कहाँ से सिंधी भाषा आई और किस तरीके से लिपि उर्दू जैसी चलती है वो, और इनकी अपेक्षा है हमारी हिंदी, क्योंकि इनके जैसा विद्वान जितना अच्छी से बोलेगा और कोई नहीं, मैं भी नहीं. आइए. ये टाइम नहीं गिनना है जो यहाँ से नीचे उतर करके आए, इसका नहीं. और भी समय थोड़ा नहीं गिनना है. जो मंच पर आसीन कवि शिव, जो मतलब कवि हृदय और मनीषी चिंतक और जो भी हमारे जागरूक हैं, और साथ ही पीछे बैठे हुए गिरीश गांधी जी. आश्चर्य की बात है कि लोग सामने की होड़ करते हैं, पर कुछ लोग जो बहुत विनम्र सौम्य हैं, जो कि कार्य बहुत करते हैं, दिखाना नहीं चाहते, वो पीछे बैठे. इसलिए आप इधर भी जो भी बैठे हुए हैं ना, आप भी सभी बहुत कार्य करते हैं पर दिखाना नहीं चाहते हैं. तो आप सभी का मैं बहुत जानती हूँ रावल जी के बारे में, क्योंकि वो तो मेरे साथ में बहुत साल थे, इसलिए मैं उनके बारे में भी क्या कहूँ. नरेंद्र जी के बारे में भी नहीं, देवघरे के बारे में भी नहीं, यानी जिनके बारे में मैं कुछ नहीं कह रही हूँ, क्योंकि आपको मालूम नहीं कि जो शून्य है वो बहुत बड़ा अंक होता है. कहीं पर भी लगा दीजिए तो हजारों लाखों करोड़ों उसकी संख्या हो जाए. तो समझ लीजिए कि मैंने कुछ नहीं कहा, यानी बहुत कुछ कह दिया. खत के आखिरी में हमको लिखना ही पड़ता है पुनश्च कि भाई जो चीज रह जाती है तो हम लिखते हैं कि काफी कुछ कहा लेकिन बहुत कुछ रह गया. तो जो रह गया है वही ये सब है, आप जो भी है. तो इसलिए
मैं हिंदी के बारे में इन्होंने कहा कि नहीं कहूँ, तो मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि हिंदी की जो है वो जैसे शकुंतला की अंगूठी गुम हो गई थी और राजा दुष्यंत ने उसको पहचाना नहीं, ठीक उसी प्रकार से अभी भी उसकी अंगूठी गुम है। लेकिन यह भी जरूर है कि जिस तरह से जगन्नाथ जी के रथ को एक एक व्यक्ति खींचता है, वैसे हिंदी के रथ को आप एक एक व्यक्ति खींच रहे हैं। इसीलिए आज ठसके की भाषा है वो संसद से, सड़क से लेकर के संसद तक, रसोई घर से लेकर के मार्केट तक, मार्केट से लेकर के लोगों की आत्मा तक, यहाँ से लेके भारत से लेके अंतरराष्ट्रीय जगत तक, कोई जरूरत नहीं है किसी को भी कोई उसके लिए नियम कानून बनाना, उसको कोई खास विशेष अनुदान देना, पैसा देना, कोई जरूरत। जहां उसको पहुंचना था वहां पर वो पहुंच गई है, जिस रूप में उसको पहुंचना था उस रूप में वो पहुंच गई है। कितने विश्वविद्यालय पढ़ा रहे, क्या हो रहा है, ये सब कुछ मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि आपको सबको मालूम है विज्ञापन पर सबसे ज्यादा पैसा जो भी आज लग रहा है, आज जो हो रहा है वो हिंदी के, इसलिए पत्रकारिता पर, उनके पत्रों पर जितने पत्र हिंदी के निकल रहे हैं उतने और किसी के नहीं। इसलिए अभी वो अफसोस करने वाली बात नहीं, वो शर्म दिखाने वाली बात नहीं कि मैं हिंदी भाषी हूँ या मैं हिंदी बात कर रहा हूँ या मुझे अंग्रेजी नहीं आती, वो वाली बात है ही नहीं अभी शर्म की। ये काफिला अपनी मंजिल पर पहुंचता तो जरूर, ये काफिला अपनी मंजिल पर पहुंचता तो जरूर, अगर काफिले के दुश्मन काफिले वाले न होते। तो इसलिए इसकी बात हम नहीं करेंगे, पर आपने जो सिंधी भाषा की बात बोली, मेरे दर्द को जो जुबान मिले, मुझे मेरा नामो निशान मिले। आपने मेरे दर्द को जबान दी और साथ ही साथ आपने, और जब आपने कहा मुझे एक दूसरे कार्यक्रम से भागते भागते हुए आना पड़ा, कारण क्या है, लगा दे आग न जो दिल में तो वह आरजू क्या है, और न जोश खाए जो गैरत तो वह जमीन क्या है। अब आप सोचिए कि अगर इन्होंने कहा कि सिंधी के लिए बोलना है, तो मैंने आज तक जो है वो तो मैंने राष्ट्रभाषा के लिए ही सब कुछ कहा है, और मैं वो व्यक्ति हूँ, मैं पूरे सिंधी समुदाय की तरफ से कह सकती हूँ कि कोई भी हमारी तरफ से अड़चन नहीं, राष्ट्रभाषा हिंदी है, रहेगी, होनी भी चाहिए। मैं आपको बिल्कुल बता रही हूँ, कोई व्यक्ति, मेरा कोई सिंधी भाई कुछ नहीं कहेगा इसके बारे में, बिल्कुल विरोध में। बात यह है कि हमारी भाषा को तस्लीम किया गया अष्टम सूची में, तस्लीम। खादीवाला जी ने मुझे बहुत अच्छे अच्छे उर्दू शब्द बताए, हमारे सिंधी में बहुत सारे उर्दू शब्द हैं, बहुत सारे, और इसीलिए बहुत सारे हिंदी के वाक्य ऐसे हैं जो आपको बिल्कुल सिंधी में भी मिलेंगे, सेम वैसे के वैसे। और ये भी बता दूं कि मध्य देश में निमाड़ी वगैरह जातियां, निमाड़ी भाषा है जिसमें बहुत सारे शब्द सिंधी के मिलते हैं। क्यों है, क्या है, इसके बारे में खोज कोई करता ही नहीं है। सब लोग भूल गए, सिंधु सारस्वत सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, जिससे इस देश को नाम मिला, उस शब्द को ही भूल गए। सिंधु शब्द कहां से निकला ये भी भूल गए लोग, और सिंधी भाषा की उत्पत्ति क्या है ये भी भूल गए लोग। आखिर दाहिर सेन पर जब आक्रमण होता है, अंतिम 712 में जब आक्रमण हुआ, उसके बाद में जो कितने सारा सिंधी साहित्य लुप्त हो जाता है, उसके बारे में भी कोई नहीं जानता। और ये भी कोई नहीं कहता है कि भाई सिंधी के 3 महाकवि है, शाह, सचल, सामी, कभी उसके ऊपर तो हम हिंदी वाले कभी एक गोष्ठी रख लें। इतने बड़े कवि है वो, और उन्होंने कितना समानता का, कितना आगे बढ़ने का उन्होंने मकसद, उनका क्या था, सब मेल मिलाप का तो मकसद था। पूरी सिंधी जाति में सूफियाना साहित्य है, और उसमें पूरा जो है वो मेल मिलाप का, सौहार्द का उनका पूरा साहित्य, क्योंकि जो इष्ट देवता है झूलेलाल, उनका वही जल और ज्योति की उपासना है। कोई कुछ ऐसा नहीं, जल ज्योति, जल और ज्योति जो कि सभी जगह चाहिए। और ये भी किसी को नहीं मालूम है कि सिंधी वो भाषा है जिसकी 4 लिपियां हैं, एक भी नहीं, 4 लिपियां हैं जिसकी, आज उसकी 2 लिपियां, एक वही भाषा है आज भी उसकी जिसकी 2 लिपियां हैं। इसलिए जब खादीवाला जी लिखते हैं ना, मैं बती बात, चिंता नहीं करो मैं सब पढ़ रही हूँ, मुझे सब समझ रहा है, ऐसा मत समझना मुझे वो लिपि आती है, तो इसकी 2 लिपियां हैं। और एक चीज और भी बताऊं, केवल लिपियों में ये शाहूकार नहीं है, बल्कि इसके वर्ण और इसके कंसोनेंट, इसके व्यंजन सब मिला के 52 अक्षर है इसमें। और इस 52 अक्षर वाली, इस वर्णमाला वाली इस भाषा को इस तरह से भुला देने के लिए अफसोस लोकेश चंद्र ने भी किया, ट्रंप ने भी कहा, स्टेक महोदय ने भी कहा, डॉक्टर ग्रियर्सन ने कहा, डॉक्टर रामविलास शर्मा ने कहा, हरिवंश राय बच्चन ने कहा, और इन्होंने प्रभाकर माचिया जी ने कहा। इतने सारे लेखक हैं, इतने सारे विद्वान हैं जिन्होंने की कहा कि सिंधी भाषा के बिना हम लोग जो है भारतीय संस्कृति को अधूरा मानते हैं। ये उनका कहा हुआ है, जब चाहेंगे जब मैं पुस्तकें खोल करके आपको दिखा दूंगी। तो ये भाषा को विस्मृत कर देना ये कितनी दुख की बात है। और इस भाषा को, ठीक है ना, आपने उसमें डाल दिया, लेकिन आखिर सरकारी अनुदानों पर और मौखिक अनुशंसाओं पर कोई भाषा जीवित रहती है क्या? न राज्य है, न जमीन है। एक छोटे से पौधे को भी लगाओ तो जमीन तो चाहिए, मिट्टी तो चाहिए, पर कुछ नहीं है। पर मिट्टी ना हो, जमीन ना हो, और ये जो ऊपर से जो अनुदान मिल रहा है उसके बाद में भी उसमें उपेक्षा की भावना हो, तो कुछ नहीं होता। तो कम से कम आपसे तो मैं अपेक्षा कर सकती हूँ, क्योंकि मैं तो कहती हूँ कि मैंने हिंदी की रोटी खाई है, मैंने हिंदी की कोई सेवा नहीं की। हिंदी की रक्षा
हिंदी ने मेरी रक्षा की है, सचमुच में। क्योंकि अगर मेरी वो रक्षा न करती तो सिंधी में कैसे मेरी रक्षा हो सकती थी? क्योंकि वो तो लोग तो कहते हैं, हमारे बच्चे तो कहते हैं क्या है सिंधी में, ना रोजगार है, ना कुछ नाम है, ना कुछ है। हम उनको बताते हैं कि बेटा सिंधी में रोजगार रहे न रहे, सिंधी तुम्हारी आत्मा की भूख है, सिंधी तुम्हारा जियापा है, जिंदा रहने की, जिंदा रहने का तुम्हारा जो है वो कारण है। और सिंधी कुछ रहे न रहे, अगर कभी कुछ तुम्हारे ऊपर संकट आ गया तो जो तुम आई गर, आई मुझे अमर, तो हम शब्द तो यही निकालते हैं ना। जितनी भी चीजें बहुत सारी पवित्र और आदर की चीजें, वो तो मातृभाषा ही है, वो तो मातृभूमि है, वो तो सभी जो माँ के नाम पर है। तो अपनी मातृभाषा का इस प्रकार से जो भी कभी हमने देखा पिक्चरों में जो मखौल उड़ाया जाता था, हमारे खुद असरानी जी ही थे जो कि सिंधी भाषी थे, वो भी पिक्चरों में आते थे और इस प्रकार से जब वो मखौल की बात करते थे और इस तरीके से मजाक उड़ाया जाता था। कोई भाषा मजाक उड़ाने के लिए नहीं रहती है, क्योंकि भाषा हमारी नहीं है, आपकी भले ही नहीं होगी लेकिन किसी की तो होगी। अभी भी कुछ गांव में घर ऐसे हैं। भारत देश में ये भाषा वो है जो 2 देशों में बोली जाती है। वैसे तो ऐसा मत सोचिए, मराठी पूरी दुनिया में बोली जाती है, हिंदी पूरी दुनिया में बोली जाती है, पर 2 जगह उसे ऐसा दर्जा मिला हुआ है सरकारी, एक सिंध प्रदेश में और एक भारत देश में। और आज भी जो है वो गुजरात के कच्छ में, और बन्नी इलाका है उसका, बन्नी इलाका कच्छ का, और साथ ही साथ ये बताऊं आपको कि राजस्थान के सीमावर्ती प्रदेशों में भी अभी भी जो है यहाँ पर सिंधी का बहुत सारा लोक साहित्य है। अगर हमने इस लोक साहित्य को नहीं जाना तो कुछ भी नहीं जाना, ये समझ लीजिए आप। क्योंकि इसका लोक साहित्य, लोक भाषा, लोकगीत इतने धनी है, ये सिंधी भाषा लोक साहित्य में इतनी धनी है कि इसके लिए मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है। ये भी मैं कहूँ तो कुछ अतिशोक्ति नहीं होगी, क्योंकि डॉक्टर जेठू लालवानी, डॉक्टर नारायण भारती और इसमें जो डॉक्टर परशुराम गिदवानी और इसके अलावा मोतीलाल जोतवानी, मुरलीधर जेटली और ये पोपटी हीरानंदानी, इन लोगों ने इतना, सुंदरी उत्तम चंदानी, इन्होंने इतना सुंदर साहित्य लिखा है, इतना अच्छा लिखा है कि वो अगर हमारा अनुदित होकर के नहीं आ रहा है तो हम भाषाओं के सौंदर्य क्या जानेंगे, भाषाओं की समृद्धि क्या जानेंगे, हम सांस्कृतिक समन्वय क्या जानेंगे, हम ये क्या जानेंगे कि इनकी सभ्यता क्या है, इनकी संस्कृति क्या है। अरे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जो है वो तो वो तो जो है किसी एक व्यक्ति ने कहा होगा, सोचा होगा कि यहाँ पर कुछ गड़ा है। वो तो जो है मोहनजोदड़ो हड़प्पा एक है, एक मोहनजोदड़ो, एक हड़प्पा, एक लोथल। लेकिन अगर लोक साहित्य पढ़ोगे सब भाषाओं का, अगर हर भाषा को जानोगे, न जाने कितने मोहनजोदड़ो निकल के आ जाएंगे, न जाने कितने हड़प्पा निकल करके आ जाएंगे। तो ये जो शून्य है, जिसको जो हम जानते नहीं है कि 712 दाहिर सेन के ऊपर आक्रमण के पश्चात फिर क्या हुआ सिंधी साहित्य का, तो ये तो साहित्य ही बताएगा, ये तो लोक साहित्य बताएगा, ये तो उनकी भाषाओं की उनकी कविता बताएगी, जिस कविता में इतना सब कुछ है कि जिससे पता चलेगा कि सिंध में जो है वो कहीं सांप्रदायिकता थी ही नहीं, कि सिंध में जो है वो कहीं पर किसी का भी कोई भेद, कोई जातियों का भेद था ही नहीं। और आज भी आपको यहाँ पर ऐसा ही दिखाई देता है। आप कुछ सोचिए ना, भगत क्या है, ये जो भगत की परंपरा सुबह से लेकर रात तक चलती है, जो ये बरसियां चलती है, मतलब बरसियां मेले जो चलते हैं, उसमें जो एक भगत, उसको आप पढ़िए, जानिए। आज मैंने आपको एक शब्द दिया है, उसके बारे में पता करके आइए। जैसे तमाशा होता है मराठी में, जैसे भवाई होती है गुजराती में, जैसे कि कर्नाटक में यक्षगान होता है, और मैं और भी बहुत सारे उदाहरण दे सकती हूँ। उसी प्रकार से ये सिंधी में भगत होती है। इसके बारे में जानना तो बहुत जरूरी है। और अमर शहीद कंवर राम के बारे में क्यों नहीं जानेंगे हम, कि जब वो गाते थे तो कैसा, मास्टर चंद्र के बारे में क्यों नहीं जानेंगे, भगवंती नेवानी को जो है वो लता मंगेशकर कहा जाता था, ये हमको मालूम क्यों नहीं है। उसकी मौसीकी सिंध की, उनके संगीत के, उनके साज, उनकी कविता, उनकी शायरी, उनकी गजल, उनकी नज्म, उनकी काफी, उनकी वाई छंद, इनके ये 2 छंद अलग हैं, एक काफी और एक वाई, ये छंद उनके। और जब गाते थे, बोलते थे तो सारी रात लोग कैसे जागते थे। तो एक ये लोक नाट्य की परंपरा, लोक नृत्य की परंपरा, सांग, तो ये बहुत प्राचीन परंपरा है। इसके बारे में हमने नहीं जाना तो कुछ नहीं जाना। तो अंत में, क्योंकि फिर वो बोलेंगे कि ये क्या अपने आप को क्या समझ नहीं, मैं कुछ नहीं समझ रही हूँ, क्योंकि यानी अपने आप को कुछ नहीं समझ रही हूँ। इसलिए कि और तो लोग निहायत काबिल
काबिल है मुझसे, मैं तो किसी काबिल ऐसा समझ नहीं रही हूँ, पर इस काबिल तो जरूर समझ रही हूँ कि मैं कम से कम एक ऐसी सिंधी व्यक्ति तो हूँ ही कि जो मैं अपनी राष्ट्र प्रेमी होने के कारण अपनी राष्ट्रभाषा से बहुत ज्यादा प्रेम करती हूँ, अत्यंत अनंत, बिल्कुल भी, यानी उसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। पर मातृभाषा का भी काम करना जो है वो अभी अभी मैंने थोड़ा सा, यानी कुछ अभी नहीं पर 15-20 वर्ष तो हो ही गए हैं, उसमें मैंने शुरू किया है क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि इसकी भी खोज खबर रखनी चाहिए। तो मुझे पता चला कि ये सारा अंत में जो है, इसीलिए मैं उसको अंत में ही ले रही हूँ कि अंत में जो मैंने कहा कि ये पल्लव कहते हैं उसको, ऐसा लेकर के वो लोग बैठती हैं औरतें और वो लोग जो है वो कुछ पढ़ते हैं। तो ये पल्लव क्या चीज है, ऐसा क्यों करते हैं, ये क्या है? आपने पसायदान सुना है? आपने पसायदान सुना है ना? ठीक बिल्कुल पसायदान के समान ये पल्लव है। और ये भी आपने देखा होगा कि सिंधी लोग ऐसा पानी का जल क्यों ऐसे छिड़कते हैं किसी भी कार्यक्रम में, ये क्यों, उसको छंडो कहते हैं वो, तो ये क्यों जल छिड़कते हैं ये भी आपको लगा होगा कि आखिर इसका कारण क्या है। ये सब विश्व शांति की कामना है, ये सब विश्व शांति की कामना है। तो कुछ भी हो भाइयों बहनों, मेरे बुजुर्गों, मेरे पिता, मेरे माता, आप मेरे दोस्त लोग, मैं आपसे सभी से केवल इतना ही कहना चाहूंगी कि कोई भी बात हो, लेकिन ज्ञानदेव जी कहते थे कि पल्ले में झुलाते झुलाते वेदांत सिखा दिया मेरी माँ ने, और इसीलिए उनको ज्ञानोबा माउली कहा जाता था, माउली कहा जाता था। और इसलिए जो है वो प्रेम, वो आत्मा, वो जियापा, वो जिंदगी, वो पहली सीढ़ी, पहली वो बागबान में डायलॉग है ना कि वो जो है वो सीढ़ी नहीं है माँ, लेकिन वो जड़ है, ये डायलॉग है ना। और वो दूसरा डायलॉग नहीं बता रही हूँ मैं, तो वो जड़ है। तो इसीलिए मातृभाषा, माता पिता, उनकी बोली जो रहती है वो जड़ नहीं है तो पेड़ क्या लगाओगे, जमीन नहीं है तो महल क्या बनाओगे, आवाज नहीं है तो मल्हार क्या गाओगे। और इसीलिए अगर हम राष्ट्र में रहते हैं और राष्ट्र भाषाओं का, सभी राष्ट्र भाषाओं की कद्र नहीं करते, उनके बारे में नहीं जानते, तो हम राष्ट्रीय क्या कहलाते हैं। तो भैया नरेंद्र जी, आप मेरे बहुत पीछे पड़े थे, इसलिए हाँ, वे कह रहे हैं देवगरे जी की सुंदर पुटानी जी का उल्लेख जरूर करूंगी। उन्होंने नाटक की बहुत सुंदर परंपरा चलाई, हिंदी के भी नाटक। आप देखिए किसी भी सिंधी व्यक्ति से पूछिए, वो प्रेमचंद को जानता है, प्रसाद जी को जानता है, परंतु मैं आपसे पूछती तो शायद इनमें इतने जितने नाम मैंने आपको बताए उनमें से शायद आप एक भी नाम नहीं बता सकते। तो बेटा ये भाइयों और बहनों, ये हमारा दुखद चक्कर है कि किस तरीके से, क्योंकि उस समय जब सिंधी भाषा को लेकर आए तो वो लोग भी कहते थे कि भाई वो तो चली गई भाषा उस देश में, अब तुम क्या करोगे, क्यों लाना चाहते हो इधर। अरे भाई सब छोड़कर आ गए, मकान जमीन जायदाद, अपना ये गलियां सड़कें सब छोड़ दिया, गांव वगैरह सब छोड़। अब आप कहते हो जो लेकर के आए हैं उसको भी छोड़ दें, ऐसा कभी होता है क्या? तो हमको तो चाहिए भाषा। इतनी जयराम दास दौलत राम जी ने इतनी मुश्किलों से उस भाषा को जो है वो किसी तरह से अष्टम सूची में 1967 में 1967 में उन्होंने उसको दाखिल करवाया था 10 अप्रैल को। वो दिन, वो कहानी और वो जज्बा, वो क्षण, वो बहुत कठिन है, उसके बारे में मैं आपको बता नहीं सकती। और ये आप सोच भी नहीं सकते कि जब कोई एक पूरी जाति जब लटक करके पटक करके भटक करके ऐसी कैंपों में, ऐसी शिविरों में आकर के रहती है जहाँ न बच्चे पैदा करने की स्त्रियों को सहूलियतें हैं न खाने की, तो वहाँ वो भाषा को कैसा जिंदा रखते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इसीलिए चलिए अब आपने जितना भी मौका दिया और जितना मुझे सुना, 7 मिनट हुए होंगे शायद, ज्यादा नहीं हुए। आपने देखा ना, हिंदुस्तान में एक चीज बात है, शिक्षक को 45 मिनट से नीचे बैठा लेना बड़ा मुश्किल काम है। और डॉक्टर वंदना खुशलानी को सुनने का बहुत मन रहता है हमेशा, इतना कि कितना भी बोले वो इतने मुद्दों से बात करती हैं कि मुद्दे से भटकती नहीं करी है। एक चीज उन्होंने बहुत अच्छी बताई। देखिए मैं आपको जो बताने के था, आज गिरीश गांधी जी का जो आपके सामने ये प्रयोग हुआ है उसके पीछे भावना क्या है। वंदना खुशलानी जी सिंध से सिंधी है और सिंधी समाज है, 2 लिपि की भी बात करी उन्होंने, गुरुमुखी और सिंधी भाषा की, ठीक है। पसायदान, ज्ञानोबा की भी बातें करी उन्होंने। देखिए यहाँ मराठी को भी उन्होंने सीखा, यहाँ हिंदी की भी बात की उन्होंने, और सिंधी की अपनी बात तो करी। यही बोलता मला माहित। तो ये जो है ये सबसे अपेक्षा है। और जैसे मैंने डॉक्टर इन्होंने क्या बलवंत जी ने कहा करके हम परिषद बनाएंगे, हम परिषद नहीं बनाएंगे, क्योंकि परिषद बनाने से क्या होता है कि शब्दों में बन जाते हैं हम लोग।
वो वैसे हम गिरीश भाव के पीछे छोड़ देंगे कि गिरीश भाई जो चाहेंगे जैसे, पर मेन कैसा है कि हम चाहते हैं कि अनुवाद की कार्यशाला जरूर हो, जिसके अंदर हम बैठे आमने सामने उस भाषा में ही बात करें, आप कुछ कहें और दूसरा उसी चीज का अनुवाद करके वहीं के वहीं बताए, जैसा एक प्रयोग मैंने कॉलेज में किया, बहुत अच्छा किया। दोस्तों ऐसे एक अनुरोध है, बीच में MS31 FV1998 किसकी गाड़ी है, ये थोड़ा सा जरा कृपया सहयोग करेंगे क्योंकि हमारे एक मित्र उनके घर में जरा इमरजेंसी आ गई है, तो उनको अपनी गाड़ी निकालना है। MS31 FE1998 थोड़ा सहयोग कर देंगे तो आ जाए वापस फिर, ठीक है सर। तो इसके बाद में दोस्तों मैं आप बुला रहा हूँ, हमारे उर्दू भाषियों का भी एक मंच है, देश है, इस देश में सब बोले जाती हैं और उनकी भी एक हिंदी के लेकर अपेक्षाएं हैं और हिंदी को लेकर उनकी क्या अपेक्षाएं हैं। तो मैं अपने भाई डॉक्टर सागर खादियावाला जी को आपके बीच में बुला रहा हूँ, भाई डॉक्टर सागर खादियावाला जी आए और उसके बाद में हमारे कामले मैडम बोलने के बाद में मैं मंच को आपकी तरफ ले जाऊंगा, जो भी बोलना चाहे कृपया मुझ तक नाम पहुंचा देंगे। डॉक्टर सागर खादियावाला आपकी जोरदार तालियों के साथ। आदरणीय मंच, यहाँ उपस्थित सभी हिंदी भाषी या हिंदीतर लेखक हैं जिन्हें आज यहाँ पे सम्मानित किया जाने वाला है, उन सबका मैं अभिवादन करता हूँ। गिरीश गांधी जी और अजय पाटिल जी को मैं विशेष तौर पे साधुवाद देता हूँ कि एक बहुत अच्छे निराले कार्यक्रम का उन्होंने यहाँ पे आगाज किया। समन्वय के रूप में नरेंद्र जी ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई। बहुत सारा बोला जा चुका है मित्रों, जो नहीं बोला गया मूलभूत कुछ बातें वो मैं आपके सामने और निश्चित रूप से बहुत कम समय में रखूंगा। दरअसल एक बहुत बड़ी गलतफहमी है, लोगों ने किसी भी या भाषाओं को धर्म, जाति और समाज के आधार पर बांट दिया है। ये मुस्लिम है, उर्दू भाषी है, ये क्रिश्चियन है तो अंग्रेजी भाषी है, बंगाली है तो बंगाली भाषी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप थोड़ा सा भूतकाल में चले जाइए, एक बहुत बड़े कवि थे रहीम, रसखान, मलिक मोहम्मद जायसी, किस भाषा के कवि लोग थे। इन्होंने उस समय रचनाएं लिखी जब उर्दू का जन्म भी नहीं हुआ था हिंदुस्तान में। आप बोल भी नहीं सकते कि ये मुस्लिम थे और इनकी भाषा उर्दू थी। ऐसे ही अपने सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी प्रगाढ़ विद्वान थे जो अंग्रेजी के। किसने कहा था इनसे कि आप केवल अंग्रेजी में लिखिए? न उन्होंने अपने प्रदेश की भाषा में लिखा, न अपनी मातृभाषा में लिखा। APJ अब्दुल कलाम, उन्होंने भी अंग्रेजी भाषा में काम किया पूरा। सलमान रश्दी यूरोप में अंग्रेजी में लिखा उन्होंने। प्रेमचंद जी ने जब लिखना शुरू किया तो उर्दू में लिखना शुरू किया नवाब राय के नाम से। उसके बाद में वो हिंदी में आए। क्या चीज होती है जो भाषा किसी भाषा में प्रभावित होने के लिए हमको मजबूर कर देती है, सहायता देती है? मुझको थोड़ी सी, मेरी तरह सबको थोड़ी सी हिंदी भी आती है, मुझको थोड़ी सी उर्दू भी आती है, थोड़ी सी मराठी भी आती है, थोड़ी सी अंग्रेजी भी आती है। मैं क्यों हिंदी में लिखता हूँ? ये उर्दू भाषा थी। एक बार सन 2009 में महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी ने अहिंदी भाषी का सबसे बड़ा पुरस्कार होता था 51,000 रुपए का, वो मुझको दिया था। वहां पे भी मैंने ये बात कही थी कि भाई मैं कहां से उर्दू भाषी हूँ? मैं तो हिंदी में पला बड़ा, हिंदी मेरे व्यवहार की भाषा है, हिंदी में जन्मा हूँ, उसी में लिखता हूँ। हाँ, उन्होंने तब वहां जवाब दिया था बड़ा अच्छा, केशव भालके ने, कि बोले आपको हिंदी साहित्य रचना के लिए नहीं दिया जा रहा है, आपने हिंदी की जो सेवा की है उसके लिए पुरस्कार दिया जा रहा है। ये अपने आप में बहुत अलग बात थी। तो मेरा सीधा सीधा ये कहना है कि भाषा, एक तो ये विचार ही बिल्कुल अलग है कि ये हिंदी भाषी है या हिंदी भाषी है, ये कुछ नहीं। भाषा तो जबान के सहारे जिंदा रहती है। संस्कृत, पाली, प्राकृत एक जमाने में बहुत ऊंचाइयों पे थी, कहाँ लुप्त हो गई किसी को पता नहीं चलता। और जो भाषा विज्ञानी वो कहते हैं कि हर साल कई भाषाएं धीरे धीरे संसार में खत्म हो रही है। तो भाषा केवल वो जिंदा रहती है जो हमारे व्यवहार में। रही बात अंग्रेजी के प्रति सबका एक बहुत बड़ा एक अलग अलग भाव होते हैं, तो अंग्रेजी को किसने थोपा आपके ऊपर? शिवाजी के राज दरबार में अरबी और फारसी भी एक भाषा हुआ करती थी। अंग्रेजी तो होता ही है कि जब कोई भी संस्कृति हमारे ऊपर आती है तो उसकी संस्कृति और वो शासन में है, सत्ता में, काम धाम उनकी भाषा में करना है, तो धीरे धीरे लोग उसकी तरफ आकर्षित हो जाते। अंग्रेज आए, अगर अंग्रेज नहीं आते, चीनी आते, तो हो सकता था हम चीनी बोलने लगते। रशिया आते तो रशियन, जापानी, ये होना लाजमी होता है। और उसके बाद में भाषाएं अपनी मौत खुद मरती है। किसी माई के लाल में ताकत नहीं कि कोई भाषा को खत्म करते हैं। विपरीत परिस्थितियों में भाषाएं जिंदा रहती है, बस वो हमारी जबानों पे होना चाहिए।
वैसी साहित्य भी खत्म होता है। तो और साहित्य और भाषा का तो बड़ा लंबा चौड़ा जुड़ाव। आज कहाँ, आज आप उर्दू की स्थिति देखिए, उर्दू की पत्रिकाएं खत्म हो रही है, अखबार खत्म हो रहे, स्कूल खत्म हो गए, लेकिन जिंदा है क्योंकि लोगों के दिमाग में कुछ शेर ये उर्दू मौजूद है। और कुछ जो रावल जी जैसे जो सेवी है वो सेवा करते हैं। तो ये हिंदी के साथ में भी यही है कि हिंदी भाषा तब तक रहेगी। अच्छा, एक बहुत बड़ी अच्छी बात कही, अब मैं जैसा हूँ, मेरे बहुत सारे दोस्त मराठी है, लेकिन बंधु हमसे कोई भी मेरा मराठी भाषी दोस्त मराठी में बात नहीं करता। अगर मेरे दोस्त लोग मुझसे मराठी में बात करने लगते हैं ना, तो मेरी मराठी भी आप जैसी हो जाती है। ये मेरा दोष नहीं है, मेरे परिवेश का दोष है। ये होना चाहिए। आप अपनी भाषा, और सबसे बड़ी बात, राष्ट्रभाषा, देश की भाषा, कार्य भाषा सेकंड नंबर पे है। पहले नंबर पे तो आपकी मातृभाषा है। अगर आप अपनी मातृभाषा की कदर नहीं कर सकते तो दुनिया में किसी भाषा की आप कदर नहीं कर सकते। मातृभाषा में देखिए, और मातृभाषा आपको सभी भाषाओं से जोड़ती है। तो मेरा यही निवेदन है, हिंदी को कभी कोई खतरा नहीं है, हिंदी को कभी खतरा होगा नहीं। ये जन जन की भाषा है, सदियों से चली आ रही। जब तक आपके हमारे जबान पे है तब तक हिंदी भाषा जीवित रहेगी। शुक्रिया। समय में रहकर बहुत बड़ी बात है कि आप भाषा को व्यवहार में लाइए, अपने आप ही वो आपकी भाषा बन जाएगी। थे हमारे डॉक्टर सागर खालीवाला जी, विद्वान, कई पुरस्कारों से सम्मानित हो चुके हैं, ये थे हमारे बीच में। अब मैं आपसे फिर अनुरोध कर रहा हूँ कि मैं विशाखा कामड़े जी को बुलाना जितने, इसमें जो व्यक्ति पर एक अनुरोध जरूर ये रहेगा कि कुछ 5-6 लोग हमारे मित्र परिवार जो हिंदी भाषी यहाँ आए हैं, मैं उन्हें आज मौका नहीं दूंगा, हिंदी भाषियों को मौका नहीं मिलेगा। अहिंदी भाषी जो कुछ भूलने चाहें उनको आज हम देंगे मौका। तो पहले अगर उसके बाद भी वक्त मिला तो उन्हें भी मौका देंगे। तो मेरे पास नाम जरूर भिजवा देंगे, और सबकी सीमा रहेगी 3 मिनट उस समय, ठीक है, जब तक हमको वहां से खाने का निर्देश ना आ जाए तब तक, ठीक है। तो मैं अब बुला रहा हूँ डॉक्टर विशाखा कामड़े, आपके बीच में आएंगे। आगे बात नमस्कार। माननीय डॉक्टर गिरीश गांधी सर, माननीय कवळे सर, आदरणीय विचारमंच आणि उपस्थित सर्व साहित्यिक, सन्माननीय साहित्यिकगण, जो विषय देण्यात आला होता की अपेक्षा काय आहे, हिंदी भाषेकडून अपेक्षा काय आहे, तर काही प्रश्नचिन्ह माझ्यासमोर उभे झाले माझे व्यक्तिगत। जेव्हा मी रसोई आणि जीवनचक्र या 2 शॉर्ट मूवी मध्ये मी काम केलंय, आणि रसोई या शॉर्ट मूवीची शूटिंग हे छिंदवाड्यामध्ये झाली, आणि तिथे संपूर्ण हिंदी भाषेत वर्ग होता, आणि मी जे काम केलेलं आहे ते मुख्य भूमिकेत काम केलं, आणि ते संपूर्ण हिंदी भाषेत, आणि मी डायलॉग सुद्धा लिहिलेले होते। पहिलं ऑब्जेक्शन आलंय की तुम्ही मराठी विभाग प्रमुख आणि हिंदी शॉर्ट मूवी मध्ये कसं काय काम केलं। त्यानंतर जीवनचक्र चित्रपट आलाय शॉर्ट मूवी, तेव्हा सुद्धा हाच प्रश्न निर्माण झाला। जेव्हा मी कुठे बाहेर जाते तुम्ही म्हणते कैसे हो आप, तर प्रश्न निर्माण, अरे तू मराठी वाली आहे ना, हिंदी कसं काय बोलते। त्यानंतर कधी कॉलेजमध्ये कुणाचा फोन आला आणि मी म्हणते हा सर कैसे है आप, तो लगेच शेजारी आपले प्राध्यापक म्हणतात मराठी विभाग प्रमुख आहे, थोडी मराठी बोलत जा, हिंदी कशी काय बोलते। आणि आपण कधी कुणाला विचारलं कैसे है आप, मला तर वाटते म्हणजे मराठी नाहीच आहे, हिंदीच वाली आहे तो। असे अनेक प्रश्नचिन्ह माझ्यापुढे निर्माण होतात सकाळपासून जेव्हा सायंकाळपर्यंत घरी जातपर्यंत। मला असं वाटतंय की भाषा कोणतीही असो, त्या भाषेचा आदर पहिल्यांदा केला पाहिजे आपण। आता हे हिंदी में बोलते एवढं उदाहरण सांगितलं, परंतु जेव्हा मी स्वतःच्या अंतर्मनातून जेव्हा विचार करते तेव्हा माझा जन्म, माझी वाढ विकास हे चंद्रपूर आणि गडचिरोली आणि तेलंगणाच्या बॉर्डरवर झालेली आहे, ज्यामध्ये आजचा विषय होता की हिंदी भाषिकाकडून काय अपेक्षा आहे। तर माझा जन्म जिथे झाला तिथे मी 4थ्या वर्गात होती, तिथे एकही शब्द कधी मी हिंदी ऐकला नव्हता। म्हणजे या भारतामध्ये, या भारताची राष्ट्रभाषा आहे, राजभाषा आहे, आणि मी 4थ्या वर्गात जाईपर्यंत मला माहिती नव्हतं की काय हिंदी ही नावाची कोणती भाषा असते।
माझी ही पहिलीच अपेक्षा आहे. तिथपर्यंत आपली भाषा पोहोचली पाहिजे. पुढे मी जेव्हा तालुक्या प्लेसला आले आणि 5व्या वर्गापासून हिंदी सुरू झाली. आता हिंदी वाचायची कशी, बोलायची कशी, आणि वर्गात फार स्ट्रिक्टली टीचर असायचे. तर माझा एक क्लासमेट होता तुम्ही, तर तो त्याला वाचायला सांगायचे सर, आणि तो नेहमी मराठीतच वाचायचा हिंदी, आणि बरेचदा मार पण खायचा. पण मला मार खायचं नव्हतं, आणि म्हणून मी फारच रट्टा करायची. कधी पाठांतर नव्हतं तरी रट्टा करायची, आणि हिंदी चांगल्या पद्धतीने बोलण्याचा प्रयत्न करायची. पुढे जाऊन माझे मामा टीचर होते, हायस्कूल टीचर. ते शहरात होते, आम्ही खेडेगावात होतो. आणि मी त्यांना विचारलं एक दिवस की बाबाजी मला हिंदी येते, कसं बोलायचं. त्यांनी एकच सूत्र सांगितलं की आज आपले पण शेअर करू इच्छिते. मी व्यक्तिगत कधी बोलत नाही, आज बोलत आहे. त्यांनी सांगितलं काही नाही, फार सोपं आहे. मराठी बोलायचं आणि शेवटी फक्त हय लावायचं. हय असं नाही म्हटलं बरं का, हय लावायचं. हय लावलं की झालं हिंदी. हे त्याने शिकवलेलं आहे मला. आणि पुढे मला मात्र हिंदीची फार ओढ होती. का ओढ होती? कारण आपली ती राष्ट्रभाषा आहे, राजभाषा आहे, ती शिकलीच पाहिजे असं मला वाटायला लागलं. आणि मला 5व्या वर्गापासून नंतर 10वी पर्यंत मराठीत आणि हिंदीमध्ये सारखेच मार्क्स मिळत होते. नंतर हिंदीच्या परीक्षा पण दिल्या, आणि पुढे पुढे हिंदी माझी चांगली व्हायला लागली. आणि तुम्हाला सांगू इच्छिते, इथपर्यंतचा प्रवास केला. म्हणजे शॉर्ट मूव्ही पर्यंत मी पोहोचले. एवढंच नाही तर माझी 22 पुस्तकं प्रकाशित आहेत. त्यामधले 2 पुस्तके ही हिंदीमध्ये मी स्वतः ट्रान्सलेट केलेलं आहे. तर मला शेवटी एवढंच बोलावंसं वाटतंय की ज्या प्रांतामध्ये हिंदी कशाला म्हणतात, जिथे हिंदीचा गंध नाही आणि आपल्या देशाची राजभाषा ही हिंदी आहे हे माहीत सुद्धा नाही, जिथं टिंब नाही तिथं परिघ केलं पाहिजे. आणि याचं सर्वात महत्वाचं कार्य आपण स्वतःपासून केलं पाहिजे असं मला वाटतं. कपूर नावाचा एक प्रोजेक्ट होता, माननीय डॉक्टर पंड्या सरांनी तो प्रोजेक्ट आणला होता, आपल्याला माहिती असेल. त्या प्रोजेक्ट मध्ये मी गेले होते. या कपूर प्रोजेक्ट मध्ये जे बाहेरचे पर्यटक येतात त्यांना, म्हणजे त्या गावातली आदिवासी गावातली जी मुलं आहेत त्या रिसोर्ट मध्ये त्यांना गाईड करण्याकरिता तयार करायचं होतं. आणि त्या ठिकाणी माझी पण नियुक्ती करण्यात आली होती मराठी आणि हिंदी भाषेकरिता. हे मी अभिमानाने सांगू इच्छिते. तर सर्वात शेवटी मला एवढंच म्हणायचं आहे की आपण आज शहरात राहतो, आपण एवढ्या चांगल्या ठिकाणी आहोत आणि हिंदी भाषा खूप चर्चा सुरू आहे आपली. पण एवढंच मला म्हणायचं आहे की जर आपण माणूस आहोत आणि आपल्याला माणसांकरता काम करायचं आहे तर आपण तिथपर्यंत पोहोचलं पाहिजे. तरच आपली हिंदी भाषा ही आज राजभाषा असली तर ती विश्वभाषा होईल, एवढीच मी अपेक्षा ठेवते. आणि इथे मी माझे 2 शब्द आटवते. धन्यवाद. हिंदी आपली विश्वभाषा होईल, आम्ही मराठीमध्ये सांगू. मेरा कहना है कि हम यही तो गोष्ठी कर रहे हैं. हमारे बात सीधी सीधी कैसी है कि हम कोशिश कर रहे हैं अनुवाद की तरफ आपको ले जाने के लिए. अनुवाद को सीखें, अनुवाद तक पढ़ें, और इस तरीके से हम एक दूसरे से जुड़ जाएंगे. दोस्तों मेरे पास कुछ नाम आए, मैं उनमें सब बुलाना शुरू करता हूँ क्योंकि हमारे अध्यक्ष जी जो है आराम से बैठेंगे, तब तक उनको हम सबसे आखिरी में बुलाएंगे. तो सबसे पहले मैं बुला रहा हूँ प्राध्यापक सचिन चापकेसर. सचिन चापकेसर आइए. और इसका प्रकाश केवड़े जी, नागोराव सोनकुसरे जी और शगुफ्ता काजी जी हैं. और किसी को नाम देना है? हाँ, इंद्र. धन्यवाद सर. मैं सचिन चापके आज का बहुत महत्वपूर्ण विषय पर और महत्वपूर्ण दिन पर यह संगोष्ठी आयोजित की है. आज का 18 दिसंबर है. 18 दिसंबर का आज खास क्या है? ऐसा कुछ खास है क्या? किसी के जहन में है कोई चीज? आज का दिन यह बहुत ही संयुक्तिक इस संगोष्ठी के साथ जुड़ता है. संयुक्त राष्ट्र संघ
ने 18 दिसंबर यह जो दिन है वांशिक, धार्मिक और भाषिक ऐसे अन्य अल्पसंख्याकों का जाहिर, उनके हकों का जाहिरनामा घोषित किया हुआ है। और वही आज अपन देख रहे हैं कि सभी प्रकार के अल्पसंख्यकों का एक जमावड़ा यहाँ जमा हुआ है। इस लिहाज से एक महत्वपूर्ण दिन है ये। तो मैं अपेक्षा करूंगा बहुसंख्यक, जैसा कि मैडम ने बहुत कहा है कि अल्पसंख्यकों का जो राइट्स है, जैसा सिंधी सबसे बड़ा अल्पसंख्यक का भाषी भी है और वो उसको अलग नजरिए से भी देखेंगे। तो इस बड़े भाई के नजरिए से अपने को क्या करना चाहिए? तो हिंदी भाषिकों ने अपने अल्पसंख्यकों के राइट्स, जो आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, तो उस हिसाब से उनकी पहली जिम्मेदारी बनती है, धार्मिक रहे, वांशिक रहे, भाषिक रहे, जातीय रहे, तो उनके धरोहर को कैसे प्रोटेक्ट करता रहेगा, इतना अपेक्षा व्यक्त करता हूँ, रुकता हूँ। धन्यवाद। दोस्तों, मैं सीधे ले जा रहा हूं, तो अभी शगुफ्ता काजी जी को बुला रहा हूं। आपकी भी शगुफ्ता काजी, आइए। नरेंद्र सर का बहुत बहुत शुक्रिया। और ये जो तीनों संस्थाओं के संयुक्त तत्वाधान में प्रोग्राम है, सबसे पहले तो मंचासीन विभूतियों को आदाब करती हूँ और सभागृह में बैठे सभी मेरे बहन भाई हिंदी प्रेमी, मराठी प्रेमी और जो भी भाषाएं हैं, सबको नमस्ते कहते हुए, आदाब कहते हुए मैं अपनी बात शुरू करती हूँ। सबने जो कहा वो मैं नहीं कहूँगी। मेरे एक रिलेटिव है, उनके यहाँ बच्चा बहुत उसको कहेंगे कि एक अपवाद स्वरूप है, वो बहुत एक्टिव है। तो बहुत तंग आकर उसको रात में सोता नहीं है, तो वो उसको मोबाइल दे दिया गया और यूट्यूब वो देखता रहता है। अब यूट्यूब देख देख कर वो इंग्लिश सीख गया है पूरी। घर में सबको जब उसके साथ संवाद साधना होता है तो उसे इंग्लिश में ही बात करनी पड़ती है। और मैंने जो मेरी किताब लिखी है हिंदी में, कहानियों का संग्रह है मेरा, रिश्तों की सौगात, मैंने मेरी बहन को भी दिया था कि तुम पढ़ोगी, तो उसने कहा हाँ पढ़ूंगी दीदी। उसका छोटा बेटा तीसरी क्लास में, वो भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है, लेकिन उसने कहा कि मासी की किताब को मैं रोज पढ़ के मम्मी आपको सुनाऊंगा। तो वो मेरी दीदी को रोज मेरी किताब में से कुछ कुछ लाइनें पढ़कर सुनाता है। तो मैंने कहा कि मेरी किताब कोई पढ़े चाहे ना पढ़े, उसने पढ़ लिया और उससे हिंदी सीख लिया तो मेरा लेखन सार्थक हो गया। मेरी मातृभाषा उर्दू है, लेकिन हिंदी से अत्यंत प्रेम होने के कारण मैं हिंदी में लिखती हूँ। और आज भी मुझे अगर कहा जाए कि मैं अपने किन्हीं भावों को उर्दू में उतारूं, तो वो मेरे लिए संभव नहीं हो पाता है। पहले मैं उसको हिंदी में लिखती हूँ और बाद में खुद ही मैं उसको अनुवाद करती हूँ हिंदी में। मेरा जो शिक्षा हुई है वो मराठी, हिंदी दोनों और उर्दू तीनों भाषाओं में हुई है और इंग्लिश का भी थोड़ा बहुत ज्ञान है। उर्दू भी बहुत अच्छी भाषा है। मैं यहाँ पर मुनव्वर राना साहब जो है उनका एक शेर कहना चाहती हूँ। लिपट जाता हूँ मैं माँ से और मौसी मुस्कुराती है, मैं उर्दू में गजल कहता हूँ और हिंदी मुस्कुराती है। तो जो सब लोगों ने इतनी बातें कही कि हमको एकजुट होकर सारी भाषाओं का एक दूसरे में अनुवाद करते हुए, मेरे साथ भी मैडम बहुत सारी सिंधी लड़कियां मराठी स्कूल में, जब मेरा एडमिशन इसलिए करवाया गया केवल क्योंकि पहले जिस चंद्रपुर जिले में वड़सा देसाईगंज नाम का गांव आता है, मैं वहां से हूं और पटेल लोग, सौदागर लोगों के मेरे पिताजी तो बिजनेस और खेती, तो वहां पर मराठी का हमको कुछ प्रॉब्लम नहीं था, तो मैंने मराठी घर में ही सीख ली थी। लेकिन जब मैं 9th में स्कूल में गई तो मुझे विषयों के नाम भी याद करना पड़ा। मेरे पिताजी ने एकदम सडनली डिसीजन लिया कि मेरी बेटी को मैं आगे पढ़ाऊंगा, लेकिन वो बाहर गांव भेजने के चक्कर में नहीं थे और 20 किलोमीटर पे जो आरमोरी है वहां पर तब मराठी में कॉलेज थे, वड़सा में नहीं था। अब तो बहुत सब हो गया है वहां पर। तो उसके कारण मुझे मराठी में 8वीं के बाद 9वीं में जब उन्होंने एडमिशन करवाया तो आप सोच सकते हो कि पहले दिन मेरी स्थिति क्या होंगी। और उसके बाद किसी कारणवश हमारा चंद्रपुर जाना हुआ, तो वहां पर फिर मैंने कॉलेज में हिंदी सब्जेक्ट लिए और इस तरीके से मेरी शिक्षा पूरी होती गई। और हिंदी के प्रेम के कारण ही आज ये सम्मान जो यहाँ पर मेरा भी किया जाएगा, ये केवल हिंदी के प्रेम के कारण है।
और मेरे पोता और एक मेरा नवासा है घर में छोटा, एक 1.5 साल का है और एक 1 साल का है। मैं उनके लिए लोरी खुद लिखती हूँ, अपनी लोरी ही सुना के उनको सुलाती हूँ। और मैं जितनी कहानियां हमने बचपन में सुनी थी उनको मैं हिंदी में ही सुनाती हूँ। और मेरे हिंदी बोलते बोलते मेरे घर में भी बच्चे और जो मेरे हस्बैंड है वो तो मराठी भी बहुत अच्छी बोलते हैं, मैं भी बोलती हूँ, मेरी माता जी भी बोलती है और मेरे बच्चे भी हिंदी मराठी सब पढ़े। हिंदी मैंने 12th का भी उन्हीं को मैंने ही पढ़ाया है, फुल मार्क्स लेके आए। लेकिन आजकल ऐसा होता है कि मेरा बेटा मेरी नकल करते करते ही सही डॉक्टर है, वो लघु कथाएं बना देता है। तो मुझे अच्छा लगता है कि हंसी हंसी में ही सही हमारे घर में उर्दू के साथ हिंदी में भी संवाद होता है। इंग्लिश को हम घर में अलग रखते हैं। मुझे कोई गुरेज नहीं है कि इंग्लिश मीडियम में आप बच्चों को ना पढ़ाएं, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि हमारी जो मातृभाषा है उनको जिंदा रखने का काम हम माताओं का है। बस मुझे इतनी बात कहनी थी। अगर समय थोड़ा सा ज्यादा हुआ होगा तो क्षमा चाहती हूँ और अपना स्थान रखूंगी। दोस्तों, समय न लेते हुए मैं माणिक खोबरागढ़ी जी को बुला रहा हूँ, आ जाएं। और उसका प्रतिभा घोड़रकर ये धुंधरकर, हाँ इसका तैयार रहेंगे। हाँ उसके बाद तैयार रहेंगे माणिक खोबरागढ़ी जी। आदरणीय मंच और मेरे सब साहित्यिक कवि लेखक हमदर्द लोग, तो राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा, इसके तहत 1961 में स्कूल के माध्यम से परीक्षा हुआ करती थी। तो मैं उस समय 1961 में प्रारंभिक परीक्षा और प्रवेश परीक्षा पास की थी। उसके बाद में जब मैं मैट्रिक में आया तो 5वीं से लेके मैट्रिक तक के हिंदी विषय था। बाद में जब हम कॉलेज में चले गए तो हिंदी का हमें कोई मैंने सलूक नहीं आया, कोई संबंध नहीं आया। जब 1971 में बांग्लादेश और पूर्व पाकिस्तान और भारत का युद्ध चल रहा था, उस समय वीर रस की कविताएं बनाओ और प्रस्तुत करो, उसकी प्रतियोगिता विदर्भ महाविद्यालय अमरावती वहां से प्रायोगिक किया गया था। उसमें मैंने एक कविता बनाई थी और पेश की थी। उस समय वो कविता का ये था कि वे हिंदी में होना चाहिए। जब मेरे डॉक्टर पशीने साहब थे तो उन्होंने मेरे को सहकार्य किया कि उसको अनुवाद ऐसा करो, पहले तुम मराठी में लिखो, बाद में मैं तुमको बताता हूँ। तो मैंने मराठी में लिखा, उन्होंने हिंदी में ट्रांसलेशन करा के दिया। जब मैं वो प्रेजेंट किया तो मेरा दूसरा नंबर आ गया। तो उस समय से मेरा हिंदी से लगाव है। वैसे तो मेरा जन्म से ही लगाव है, क्योंकि मैं हमारा विदर्भ वो पहले एमपी में था और मेरा आजाद पंजाब ये कोतवाल हुआ करते थे। अब तो हिंदी में बातें करते थे, हिंदी में गालियां देते थे। अब तो वो गालियां मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन हम गालियां सुनते थे। तो हिंदी पढ़ना, बोलना और समझना उतना कोई कठिन बात नहीं है। आप तुम्हारे दिल में अगर आप समझ लेते हैं कि मेरे को हिंदी बोलना है, वो कैसी भी हो। तो जब मैं सर्विस में था तो सीआर लिखा करते थे। तो आप हिंदी भाषा जब बोलते हो, समझते हो, लिखते हो तो उसका प्रमाण भेजो। तो मैंने प्रवेश परीक्षा का सर्टिफिकेट भेज दिया, तो गवर्नमेंट ने उसको रिजेक्ट कर दिया। क्यों? कि 100 मार्क का वो पेपर नहीं है, 100 मार्क का पेपर नहीं है, तो उसको रिजेक्ट कर दिया। फिर क्या किया जाए? तो मैट्रिक में 100 मार्क का हिंदी का पेपर था, तो मैंने फिर वो दूसरा भेज दिया। तो फिर हिंदी में मुझे उसकी सहूलियत मिल गई।
मैंने हिंदी में सहूलत मिलने के बाद में मुझे सर्विस में उसमें एक्सटेंशन मिल गया। तो ये जो बातें होती है, तो उस समय एक मैं निबंध लिख रहा था, वो निबंध लिखते लिखते उसमें एक व्याकरण का दर्जा आ गया। व्याकरण, तो व्याकरण ऐसा था कि एक पत्र आया, वो पत्र ऐसा था कि नानी आज अजमेर गई, नानी आज अजमेर गई। अब वो आज अजमेर है तो इधर आजमेर कर दिया, तो आज मर गई, नानी आज मर गई, ऐसा हो गया। तो हिंदी में मैंने कहने का मतलब ये कि व्याकरण की भी बहुत जरूरत है। व्याकरण रस्व दीर्घ काना बिलांटी जो भी है, तो उसको भी ख्याल करना चाहिए। बीच में उसका और मेरा लगाव कम हो गया था। जब मैं नागपुर में आया 1-2 साल पहले, तो मेरा संबंध डॉक्टर भोला प्रसाद, भोला सरवर और जगदीश राउत से हुआ। तो उन्होंने बोला कि सर आप तो कविताएं करते हैं, आप तो लिखते हैं, आप तो ऐसा करते हैं, तो ऐसा करो, हिंदी भी करो, हिंदी भी लिखो। तो ठीक है। तो एक दिन 12 फरवरी को 2022 में मैं पहली मर्तबा एक लघु कथा लेके मैंने मोर बोर्ड में गया। अब वो लघु कथा, नाम लघु कथा, और वो बड़ी लंबी कथा हो गई, नरबड़ी की थी। गढ़चिरौली जिले के अंदर जो आदिवासी लोग हैं, नरबली करते हैं और अपनी तमन्ना पूरी करने की खुशी में ये करते हैं। तो हेमलता मिश्र मैडम ने मेरे को उसके बारे में बताया कि लघु कथा क्या है, कैसी है। तो अभी तक के मैंने 67 कथाएं, लघु कथाएं लिखी है, 67। और मेरा ये महीने का टारगेट है कि मैं 100 पूरी कर दूंगा। जय भीम, जय भारत। प्रतिभा धोंडलकर जी आ जाएं। और दोस्तों मैं फिर वही बोल रहा हूँ कि हम अपने व्यक्तिगत जीवन की उपलब्धियां बताने से अच्छा विषय पर रहे। प्रतिभा धोंडलकर जी, और उसके बाद में ईश्वर नंदापुरे। आदरणीय मंच एवं मेरे गुरु श्री MM कड़ू सर, आपको बहुत बहुत प्रणाम। और मैं सभागृह में उपस्थित सभी लोगों को यथायोग्य नमस्ते, नमस्कार एवं आशीर्वाद। शायद मुझसे कोई छोटे भी लोग होंगे यहाँ। अभी मेरी उम्र 75 चल रहा है। मैं जाति से महाराष्ट्रीयन हूँ और धर्म से हिंदू। मेरा जन्म मध्य प्रदेश का है, हिंदी जिले का। पूरी मेरी पढ़ाई 11वीं तक, MA तक हिंदी मीडियम में हुई है। उसके बाद नागपुर में मेरी शादी हुई। मैं अकेली थी माँ बाप की, लेकिन ससुराल में आने के बाद बहुत बड़ा कुटुंब था। लेकिन आगे MA करने की बहुत इच्छा थी। तो मेरे घर से सहकार्य मिला, सास ससुर का। मैंने नागपुर में आने के बाद हिंदी लिटरेचर में MA किया और कड़ू सर के मार्गदर्शन से ही मैंने MA किया यहाँ। और MA के समय मैंने एक लिया था, मेरा प्रबंध था सियाराम शरण गुप्त का उपन्यास साहित्य, इस पर मेरा प्रबंध था। तो उसमें नागपुर यूनिवर्सिटी में मैंने हाईएस्ट मार्क्स मुझे मिले थे। उसके बाद एक नागपुर में एक बहुत बड़ी वाचनालय है, वहाँ मैं जुड़ी हुई हूँ। 25 साल से मैं उपाध्यक्ष हूँ। हमारे वाचनालय में हिंदी और मराठी सब किताबों का बहुत संचय है। तो मैंने हिंदी मराठी दोनों भाषाओं का फिर से पढ़ाई करना शुरू किया नागपुर में। और हाल ही में आपको एक बताना चाहती हूँ कि मुंशी प्रेमचंद जी के साहित्य का मैं मराठी में अभी अनुवाद कर रही हूँ। पिछले 3 सालों से मेरा
अनुवाद चल रहा है, तो मेरी निर्मला कादंबरी उनकी मराठी में प्रकाशित हो चुकी है। और मानसरोवर जो एपिसोड है, 8 पुस्तकों का संच, वो मेरा मराठी में पूरा लिखना हो चुका है और उसका प्रकाशन अब शायद अगले महीने में हो। मानसरोवर का पूरा मैंने मराठी में अनुवाद किया, 8 किताबों का, 8 किताबें हैं उनकी, और 8 का मेरा अनुवाद अभी पूरा। कोविड के काल से मैंने ये काम शुरू किया था। और यहाँ पर मैं एक बताना चाहूंगी कि मुंशी प्रेमचंद के नाम की एक पूरी लाइब्रेरी है, मिश्रा जी करते हैं, तो उन्होंने मुझे ये काम मतलब मेरे को सौंपा, और वो पासपौरी उधर उनकी है, वो प्रकाशन भी उनका है, तो सब ये काम कराने वाले हैं। और आगे भी मुंशी प्रेमचंद जी के साहित्य का मैं अनुवाद करती रहूंगी, ये मेरी बहुत इच्छा है। आपका सब लोग का आशीर्वाद चाहूंगी। धन्यवाद। उपस्थित भगिनींनो आणि बंधूंनो, यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान, अखिल भारतीय हिंदी संस्थान आणि महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा सभा, त्या तिन्ही संस्थांचे म्हणजे आभार मानतो, धन्यवाद देतो। आणि मी कुठल्या व्यक्तिगत बोलणार नाही, पण एक गोष्ट प्रामाणिकपणे मी सांगू इच्छितो, मी शिक्षक असताना महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा सभा यांच्या सर्व परीक्षाचे सेंटर्स मी काढवलेले आहे, 79 ते 85 पर्यंत, आणि त्याच्याही पूर्वी म्हणजे 73 पासून मी शाळेत असताना पहिल्यांदा महाराष्ट्र राष्ट्रभाषेचे काही 2 परीक्षा पास केल्या होत्या। त्याच्यानंतर शिक्षक असताना मी माझ्या शाळेमध्ये सेंटर चालवलं आणि मग स्वतः पंडित परीक्षा मी या महाराष्ट्र राष्ट्रभाषेपासून मी शिकलो। मराठीचा प्राध्यापक असल्यामुळे मला मराठीची आवड आहे, याच्याबद्दल वादच नाही। व्यक्तिगत मी माझ्याबद्दल बोलणार नाही, फक्त एकच गोष्ट विषयाला धरून बोलतोय की आजचं संमेलन घडवण्याची जी कल्पना सुचली आणि ज्याच्या डोक्यात प्रथम आली त्याचे आभार मानतो, अभिनंदन करतो। माझा एकच कविता संग्रह आहे, रामचे गिरीश भाऊ आमच्या पाठीमागे आहे। आता मी ती तारीखे ठरवली होती आणि ज्या तारखेला आपले मुवमेंट वगैरे तयार झाले होते बळवंतराव, परंतु 15 मार्च ही तारीख होती आणि भाऊंचा मला सकाळी फोन आला की कलेक्टरचं मला फोन आलेला आहे की आता कार्यक्रम रद्द कारण कोरोना आहे। तेव्हापासून आता काही प्रकाशन झालेलं नाही आहे, तरी मी परिहातीला विचारलं होतं करता येईल का, आता आम्ही प्रति वाटून देऊ, पण हे म्हणाले मीटिंग आहे, विचारून जाऊ द्या। म्हटलं आपण एक स्वतंत्र मुवमेंट तयार आहे, सगळ्याच गोष्टी तयार आहेत, पाहुणे तयार आहेत, बोलणारे तयार आहेत आणि पुन्हा त्याचं प्रकाशन करू, पण हिंदीसाठी प्रत्यक्ष काम करणं। आताही मी तिथं माझं नाव नोंदवून आलो की व्हॅल्युएशनचं काम मी करायला तयार आहे प्रवीण आणि पंडित परीक्षेत। आणि मॅडमने मला सांगितलं की प्रवीण आणि पंडित त्याचे आम्हाला व्हॅल्युएट मिळत नाही, तर मी हक्कानं करीन, मानधन देऊ नका। मराठीत 32 पुस्तकं असताना सुद्धा विद्यापीठात अनेक लेवलवर ते अभ्यासक्रमात आहेत। माझ्या विषयाचे हिंदीमध्ये दुसऱ्या विद्यापीठात ट्रान्सलेशन झाले आहे, हा व्यक्तिगत बात झाला। परंतु हे जे आपण या ठिकाणी एकत्र आलो आहोत, हे सगळ्या भाषा एक म्हणजे आता विश्वात्मके देव ही ज्ञानेश्वराची संकल्पना आम्ही या ठिकाणी साकार केलेली आहे। वसुधैव कुटुंबकम किंवा विनोबाजींचं जय जगत, ह्या सगळ्या गोष्टी आम्हाला या ठिकाणी बघायला मिळत आहेत आणि हे सतत कायम राहावं, केवळ आजच्या पुरतं नाही, कारण इथं अनेक भाषिक लोक आहेत। आणि जे बळवंतराव भोये यांनी सांगितलेलं आहे अनुवादन, तर आता आम्हाला दुसरे अनुवादन म्हणजे शोधायची गरजच नाही। आमचं आता दलित नाटक आणि रंगभूमी वेगवेगळ्या विद्यापीठात MA ला आहे। आम्ही म्हणतो मॅडमला उर्दूत लिहा, हिंदीत ट्रान्सलेशन करायच्यात चांगला येते,
गुजरातीत करा, सिंधीत करा, की हा विषय त्या पातळीवर लिहिणारी ही माणसं आम्हाला मिळालेली आहेत, अजून मिळतील या अपेक्षेने. आणि अपेक्षा माझी मला वाटतं रास्त आहे ते आपण स्वीकृत करावी आणि बोलण्याची संधी मिळाली तेव्हा परिहारजींचं मी आभार मानतो.